आज इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग फिर से क्लास 11। आज हम लोग आधारभूत संरचना एक क्लास पहले कर चुके हैं, आज नेक्स्ट क्लास है। हम बोले थे 3 क्लास कम से कम लगेगा, आज कोशिश करेंगे बहुत हद तक कंप्लीट करने का। तो आज हम लोग देखेंगे कि आधारिक संरचना में ऊर्जा का शक्ति या ऊर्जा का स्रोत या ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आज ऊर्जा टोटली कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल उद्धार सभी पढ़ेंगे, ठीक है। मेन टॉपिक जो है, मेन डिस्कशन जो है वो हम लिख के रखे हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो थोड़ा बहुत आप लोग को भी नॉलेज में होगा और थोड़ा बहुत मिला जुला करके काम बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल में नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए देखते हैं, हम फटाफट मिलते हैं कि क्या है आज पढ़ना। तो सबसे पहले ऊर्जा शक्ति का महत्व, है ना। तो महत्व क्या है? ऊर्जा तो हम लोग जानते हैं, ऊर्जा के बिना ना मैं जीवित रह सकता हूँ ना आप जीवित रह सकते हैं, है ना। हम लोग का शरीर में जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए ना जी। तो उसी तरह हर चीज़ के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, पानी ऊर्जा, हर तरह की ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा शक्ति का मतलब है ऊर्जा किस चीज़ के लिए आवश्यक है। तो ऊर्जा हम लोग के लिए भी आवश्यक है, लेकिन इस ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ निर्जीव में ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा महत्व जो है कृषि क्षेत्रों में है, क्योंकि कृषि क्षेत्र भारत में कितना बताए थे 60% लोग क्या कर रहा है, कृषि कर रहा है। तो 60% वाले की बात पहले होगी ना। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे ट्रैक्टर का चलना, थ्रेशर मशीन का चलना, सिंचाई के लिए मशीनों का चलाना, ये सब में ऊर्जा लगता है। कहीं तेल लगे, डीजल लगे या लाइन या बिजली कुछ भी लगता है, तो ये सब सारा उसका उदाहरण है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप आंखों देखे भी देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो सुने तो जरूरी होंगे ट्रैक्टर के बारे में। उद्योग में आवश्यक, उद्योग में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ऊर्जा की, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, छोटी मशीनें चलती है, कार, गाड़ियाँ, बहुत सारी चीज़, बिजली, ऑफिस, है ना, ऑफिस में बिजली, ये उद्योग के लिए उतना ही आवश्यक हो जाता है। यातायात में सहायक, कई सारा यातायात का सहायक है, जैसे ट्रेन आप लोग देखेंगे चलते हुए, या बस चलता है, ट्रेन देखेगा बिजली से भी चलता है ना। तो बिजली कहीं ना कहीं उसके लिए सहायक है, ऊर्जा के लिए सहायक है। ऐसे अगर हम कहें भाप इंजन से चलता है तो वो भी ऊर्जा के लिए ही सहायक है। तो ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल, कार जो भी है सबको चाहिए ऊर्जा। तो ऊर्जा मिलता कैसे, अलग अलग टाइप का ऊर्जा हम लोग दे देते हैं। कोई लाइन से चल जाती है, जैसे ट्रेनें बिजली से चल जाती है, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, ये सब हम लोग पेट्रोल डीजल से चल जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई माध्यम है ऊर्जा का, तो वो यातायात के लिए सहायक है। हाँ, यातायात के लिए सहायक इसलिए लिखे हैं कि बैलगाड़ी है तो उसमें बैल को ऊर्जा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग जो निर्जीव ऊर्जा है वो इसी में लग रहा है। संचार व्यवस्था के लिए सहायक, संचार व्यवस्था देखिए, कम्युनिकेशन, मोबाइल चार्ज करते हैं ना, और मोबाइल है, टेलीफोन है, हर चीज़ लाइन से ही चलता है, बिना तो ऐसे चल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, सहायक है। बैटरी लगता है ना जी, बैटरी को चार्ज करना पड़ता है कि नहीं। तो संचार व्यवस्था के लिए भी सहायक है। बड़ा बड़ा टावर लगाया है, हर जगह कम्युनिकेशन सेंटर खोला गया है, वहाँ टावर सब में भी इलेक्ट्रिक, बिजली या मशीन चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल, कई सारा मैंने कहीं ना कहीं से ऊर्जा का व्यवस्था किया जाता है। उसके बाद है खनिज सहायक। खनिज उद्योग में, खनिज उद्योग में सबसे ज़्यादा सहायक है, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, गाड़ियाँ चलती है जो माल को उठाती है, लेके जाती है। तो कहीं ना कहीं खनिज के लिए भी क्या है, ऊर्जा सहायक। मैंने ऊर्जा हर क्षेत्र में ही आ गया, देखो मिला जुला करके, है ना। कृषि में भी आ गया, उद्योग में भी, यातायात में भी, संचार में भी और खनिज में भी, सभी में ऊर्जा सहायक है। देखिए थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे। आप देखिए ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से। तो ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, हम लोग पहले भी पढ़े हैं क्लास 9-10 में कि एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत स्रोत होते हैं ना, परंपरागत और गैर परंपरागत। और एक और आता है वाणिज्य और गैर वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब है कि जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, जिसको तुम खरीद के ले आओ उसको वाणिज्य कह दो, जिसको तुम खरीद के ले आओ उसको वाणिज्य कह दो। जैसे डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सब खरीद के लाते हैं। अब जो कुछ चीज़ है जो बिना खरीद के लाते हैं उसको गैर वाणिज्य कह दो। जैसे कि गोईठा, उपले, है ना, गोबर का गोईठा बनता है ना जी, गांव में बनाया जाता है, लकड़ी, कागज, ये सब तुम अपना कहीं से चुन के ला के जला दो, तो ये सब बिना खरीदे भी आप प्राप्त कर सकते हो, उसको गैर वाणिज्य कह देंगे। बस इतना ही सा है। तो ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो आज पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं परंपरागत स्रोत। किसका डिस्कस कर ले, परंपरागत। परंपरागत में एक है कोयला, एक है विद्युत, एक है कोयला है, विद्युत है। बस कोयला विद्युत में ही पहले देख लेते हैं कि कोयला में क्या क्या है। कोयला विद्युत है, पवन ऊर्जा है, वायु क्या बोलते हैं, आणविक ऊर्जा, परमाणु उत्पादन क्षेत्र, बहुत सारा है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोयला।
तो कोयला क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन। क्यों कोयला भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण है ये भी देख लेते हैं। कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन, देश की व्यावसायिक ऊर्जा की 67% भाग कोयला से पूर्ति होती है। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मतलब विद्युत जो बनती है वो कोयला से बनती है। तो विद्युत कहो या ऊर्जा कहो, कहाँ से बनती है, कोयला से बनती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कोयला है। तो कोयला के बारे में सब लिख लिया। कोयला क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। 67% भाग जो है कोयला से ही हम लोग को बिजली मिल जाता है या तो ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, या बहुत सारा मशीन तापीय ऊर्जा से चल जाता है। जैसे पहले देखे ना, ट्रेन देखे होंगे, कोयला वाला ट्रेन चलता था, फिल्म उल्म में देखे होंगे का, बहुत सारा फिल्म चला था। देखिए कहता है कि भारत में 1200 मीटर गहराई तक 1.2 किलोमीटर गहराई तक कोयला है। कितना है, तो 30,880 करोड़ टन भंडार है भारत में। माना जाता है कि भारत में 1200 मीटर तक गहराई तक 30,880 करोड़ टन भंडार कोयला का उपलब्ध है। ठीक है, अब है उत्पादन 2018-19 में 728.7 मिलियन टन हुआ था। ठीक है, जिसका उत्पादन देखिए हर साल यही 2018-19 में भी इतना था और 19-20 में यही थोड़ा 1-2% आगे पीछे रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है ना। लेकिन उत्पादन कितना था, 728.7 मिलियन टन 2018-19 में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पूरे भारत का लगभग 65% जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है कोयला। सबसे बेस्ट कोयला पाया जाता है पश्चिम बंगाल, है ना। जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। कोयला भी 4 प्रकार का होता है, कभी पढ़ेंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में भी मिलता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम कुछ जो विशेष राज्य है उनका नाम लिखे हैं। महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके सब जगह मिलता है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में 65% कोयला मिल जाता है। तो कोयला हो गया। अब आते हैं हम लोग सबसे महामहिम क्या है, विद्युत। विद्युत है ना, विद्युत। तो इस तरह विद्युत लिख दिया हम आपको इसलिए कि समझाने के लिए कि विद्युत लिखा हुआ है। शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी में ऐसे लिख देते हैं। ओरिजिनल स्पेल जो है इसका ये है, विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक गतिशील साधन है तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण घटक है। आप खुद ही जानते हैं कि देश के विकास में कितना महत्वपूर्ण है। तुम एक जरा सा आप लोग 1 मिनट इमेजिनेशन कर लो कि कुछ देर के लिए बिजली चला जाता है, कैसे लगने लगता है, घर अंधेरा हो जाता है, व्याकुल हो जाता है हम लोग। लाइन चला गया कि बिजली चला गया, भाई कैसे होगा। अंधेरे से रहने का दूरी लग गया हम लोग को, अंधेरा चाहते ही नहीं है। बिहेवियर ये ऐसा आ गया कि अब अंधेरे से दूर भाग रहे हैं। तो अंधेरे से दूर भागने के लिए उजाले की ओर जाना होगा, और उजाले की ओर जाना है तो आपको बिजली पाना होगा। तो बिजली पाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखना होगा कि कहाँ कैसे कैसे बिजली हम लोग के यहाँ मिलता है। तो भारत में 3 तरह का विद्युत उत्पादन होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का, 3 टाइप। ऐसा है बहुत टाइप का होता है, लेकिन मुख्यतः भारत में 3 टाइप का होता है। ठीक है, उसमें से सबसे पहले कहेंगे ताप विद्युत। क्या बोलेंगे, ताप विद्युत। ताप माने कि कैसे तापेंगे, आग जलाएंगे तब ना तापेंगे जी। तो आग जलाइएगा किससे, कोयला जलाइएगा। तो यहाँ देखिए क्या लिखे, उत्पादन कोयले के द्वारा होता है। देखिए ताप बोले तापो, आग तापो, कैसे तापोगे, कोयला जलाओ। लकड़ी जला करके थोड़ी ऊर्जा निकलेगा ज़्यादा, तो कोयला से निकलेगा। तो कोयले के उत्पादन से क्या होगा, ताप विद्युत। सबसे ज़्यादा अभी ताप विद्युत ही है। कितना बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, 67%। उसके बाद है जल विद्युत। क्या है, जल विद्युत। नदी में बांध बनाकर, डैम बना करके, है ना, नदी या नहर में भी कई बार डैम बना करके किया जाता है। और तीसरा है आवनिक। क्या बोलते हैं, आवनिक। आवनिक का मतलब है परमाणु। ठीक है, इसके बारे में बढ़िया से डिस्कस करेंगे परमाणु के बारे में, इसीलिए उसको रख दिए हैं कि आवनिक या तो परमाणु जिसको आप कहेंगे। ठीक है, चलिए ये थे 3 तरह के स्रोत। अब आइए अलग से डिस्कस करते हैं कि भारत में बिजली का उत्पादन 1902 से प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ, 1902 से प्रारंभ हुआ, कर्नाटक राज्य से, जहां शिव समुद्रम, जहां क्या जगह का नाम था, शिव समुद्रम। ये एक जल विद्युत केंद्र था। ये क्या था, एक डैम में बनाया गया था शिव समुद्रम, जो कि सबसे पहले 1902 कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, ये आप तो समझ रहे हैं 1902 कर्नाटक में, अंग्रेज टाइम पे ही हुआ होगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिजली क्षमता 1951 में 1.7 मेगावाट। क्या लिखे हैं, 1.7 हजार मेगावाट। तथा 2018-19 में कितना हो रहा है, 356.1, मतलब 356.1, 356.1 हजार मेगावाट। तो देखिए कितना, कहाँ 2000, हम लोग अभी तक अर्थशास्त्र में क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स में
1950 को कंपेयर कर रहे हैं तो करंट से या तो 1990 से, यही ना अभी पढ़ रहे थे क्लास 11 में। तो देखिए 1.7 हज़ार मेगावाट से अभी कितना हो रहा है 356.1 हज़ार मेगावाट। मतलब आज़ादी के टाइम पे 99% गाँव क्या होगा, अंधेरे में होगा। और अभी भी नया डेटा सुने हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां अभी भी बिजली नहीं पहुंचा है। आश्चर्य लगती है सुन करके कि वहां अभी भी बिजली नहीं पहुंचा है। तो मोबाइल और टेलीविज़न तो लोग देखा होगा कि नहीं पता नहीं, कैसे चलता होगा जीवन। बहुत सारा जगह अभी भी ऐसी है, सुनने को मिलता है। ये बहुत सारी जगह है, पिछड़ी जगह है जहाँ पे अभी भी ऐसी हालत है। ठीक है, सोचेंगे तो दुख होने लगता है कि यार जो हम लोग ऐसा ज़िंदगी हो गया है कि 1 मिनट के लिए बिजली चल जाता है तो हम लोग बैटरी तो जनरेटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मोबाइल का लाइट अंधेरा जगह में चल जाते तो फ्लैश लाइट लेकर के जाते हैं। और कैसा ज़िंदगी होता होगा आज भी लोगों के जीवन में जहाँ बिजली नहीं होगी, है ना। कहाँ है अभी भी, देश पहुँचा ही नहीं। देखिए जल को हाइड्रो भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रो नाम तो सुने ही होंगे। जल उत्पादन कितना है भारत में 12.7% है ना, 12.75%, मतलब लगभग 13%। सबसे ज़्यादा क्या तापीय कितना है 85.34%। और आवनिक का मतलब कहेंगे क्या, परमाणु ऊर्जा। ये 2018-19 का डेटा रखे हैं, ठीक है। आवनिक ऊर्जा कितना, लगभग 2%। तापीय ऊर्जा का मतलब फिर वही बात है बाबू, आग तापो। आग सबसे ज़्यादा किस में निकलेगा, तो कोयला में। तो कोयला वाला है तापीय ऊर्जा कितना है 85.34%, ठीक है। अब खनिज तेल एवं पेट्रोलियम, अब हम लोग अगला डिस्कस करेंगे किसका, खनिज तेल एवं पेट्रोलियम। परंपरागत स्रोत तो खनिज तेल भी है ना, पेट्रोल, डीजल, गैस, है ना, सीएनजी, एलपीजी, ये सारा इसी में आता है ना। हाँ हाँ पढ़े हैं सर, क्लास 10 में थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, याद होगा, है ना। खनिज तेल एवं पेट्रोलियम, इसका सीमित भंडार है। इसका भंडार क्या है, सीमित है, लिमिटेड है ना। गैस का भंडार सीमित नहीं, गैस निकलता है तो सीएनजी और एलपीजी बहुत ज़्यादा असीमित भंडार है। लेकिन तेल का सीमित भंडार है। कहीं कहीं भारत में तो 2 ही जगह तेल है, असम और बम्बई है। इसके अलावा हर जगह शोध चल रहा है कि फलाना जगह है, निकल कहीं नहीं रहा है। तो कहाँ कहाँ है, असम में है, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कच्छ की खाड़ी में उपलब्ध है। और सबसे ज़्यादा नाम बताएं किसका, बॉम्बे है ना। असम का डिगबोई और बॉम्बे है, ये 2 जगह, ठीक है। यहाँ अभी भी उत्पादन चल रहा है। अब बम्बई हाई में जितना होता है उतना मुंबई में खत्म हो जाता है, असम में जितना होता है डिगबोई में उधरे खत्म हो जाता है। अब हम लोग को तो लाना पड़ता है विदेश से, हम लोग नहीं लाते हैं, कंपनियां लाती है। भारत में बहुत सारी कंपनियां। देखिए भारत में उत्पादन, ये उत्पादन मेरा इंडिया का है, वर्ल्ड का नहीं। वर्ल्ड में बहुत सारा ऐसा देश है वहाँ खाली तेल होता है, वो लोग कुछ नहीं उगाता, खाली तेल उगाता है, वही बेचता है। 1950-51 में 0.3 मिलियन टन था, ना के बराबर था। अभी हमारे देश में 18-19 में लगभग 32.64 मिलियन टन उत्पादन होता है। अब आप तुम खुद ही सोच लो कि इतना में कुछ होगा नहीं, है ना। देश में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, विदेश से मंगाते हैं तेल। बहुत ज़्यादा तेल आता है। अरे तेल की बात है, अभी बहुत महंगा है तेल, क्या जी, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है। क्या करे, सरकार के पास पता नहीं, शायद पैसा नहीं आ रहा है तो इसी से टैक्स ले करके सरकार पैसा बना रहा है। अब उनका सोच है, देखा जाए कहाँ तक जाते हैं हम लोग, ठीक है। तेल शोधन क्षमता 2001-2000 में इतना था 1034.4 लाख टन, जो वर्तमान में कितना हो गया 2494 लाख टन हो गया। अब लिखे सर तेल शोधन 2001-2000 क्यों लिखे, क्योंकि उससे पहले बहुत कम ही होता था, ना के बराबर। और उससे पहले था भी नहीं तेल शोधन। तो हम लोग बहुत सोचिए कि आप देख ही लिए डेटा, यही अभी हाल ही में शुरू हुआ है ना। तेल शोधन का मतलब था रिफाइनरी, है ना, रिफाइनरी। हम लोग पहले रिफाइनरी तेल वहाँ से लाते थे, तो बम्बई हाई में लगा हुआ है। हमारे यहाँ तेल की कितनी कंपनियां हैं, तो 18 सार्वजनिक, मतलब सरकारी कंपनियां बताए थे, सार्वजनिक कंपनी पढ़ाए हैं। 3 निजी है, प्राइवेट कंपनियां हैं, और 2 संयुक्त है, सार्वजनिक और निजी को मिला करके है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि ONGC बेच दिया, ये बेच दिया, तो वो सब चलते रहता है। सार्वजनिक को बेच के निजी किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जिसमें से आप लोग पढ़ेंगे भारत गैस, इंडियन ऑयल, ONGC, है ना, बहुत सारा है, तो सब के बारे में बाद में बात करेंगे। रिलायंस पेट्रोलियम भी है एक निजी क्षेत्र में। देखिए प्राकृतिक गैस, भारत में कौन कौन सी प्राकृतिक गैस है, चलिए, तो बहुत सारा गैस है हम लोग के यहाँ, हाँ निकलता है, लेकिन हम लोग गैस सारा तो यूज़ नहीं करते हैं ना जी। हम लोग तो मीथेन और प्रोपेन का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं खाना बनाने के लिए।
उसके बाद बाकी गैस का तो यूज़ नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। तो प्राकृतिक गैस, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, देखिए ये लिखे इसलिए थे कि इसका एक मंत्रालय बना दिया गया है ना। पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो ये मंत्रालय नहीं था। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय मार्च 1998 में बनाया गया। कब बनाया गया? मार्च 1998 में बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, प्रधानमंत्री। 1980-81 में मात्र जो है ना प्राकृतिक गैस का उत्पादन भारत में 2.3 BCM था, जो कि अभी 17-18 में लगभग 32.649 BCM है। अब तो हम लोग के देश में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक गैस का यूज हो रहा है। CNG गाड़ियाँ चल रही है, CNG से LPG गैस खाना बनाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है कि खाना आप गैसों में बनाइए। इससे क्या होगा कि पेड़ पौधा का क्या होगा, बचत होगा, लोग लकड़ियाँ नहीं काटेंगे, कोयला का भी बचत होगा, तो विद्युत उत्पादन में लगाया जाएगा, है ना। ऐसी अभी मान्यताएँ चल रही है, लेकिन गैस का भी दाम बढ़ गया। क्या बताएंगे, सब दाम ही बढ़ा दिए। बात तो ठीक था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ गैर परंपरागत स्रोत जो परंपरागत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो कुछ है, नाम है, देखो लिख दिए हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, कचरा गैस, भूतापीय और उड़ी बायोगैस। सब के बारे में बता देते हैं। इस सब में कुछ है नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं कि कौन सी क्या है। पवन ऊर्जा क्या होती है, वायु ऊर्जा क्या होती है। अच्छा, पवन और वायु एक ही हो गया क्या? जल ऊर्जा क्या होती है, तो ये आप लोग जानते हैं, इसीलिए इस तो आप जानते ही हैं कि जल ऊर्जा का मतलब है जल से विद्युत पैदा करना, है कि नहीं। चलिए, गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा, सौर ऊर्जा की बात करते हैं। मतलब सनलाइट से जो ऊर्जा मिलती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। 31 मार्च 2010 में भारत में 22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक, 2010 तक 22 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसको कवर कर लिया गया है, माने कि लोगों को दिया गया है सोलर। ऐसे ये डेटा ठीक ही है लगभग, क्योंकि क्या होता है ना, सोलर पैनल तो लगता है, लेकिन पैनल बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, रिप्लेस नहीं किया गया है ना। जैसे पैनल लग गया है, पैनल एक बार लग जाता है, फिर 10 साल 8 साल में खराब हो गया तो दोबारा रिप्लेस नहीं हुआ है, जिस कारण से कुछ कम हो गया है। एक स्कीम रखा गया है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, ये मिशन का नाम है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत 2022 में 20,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। तो 22 तक तो कल परसों आने वाला है। अब अपनी सरकार इसका देगी कि ब्यौरा देगी कि हाँ ये प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। तो थोड़ा महंगा होता है सोलर पैनल, है ना, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जिस कारण से लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन है बहुत अच्छा, फ्री में मिलता है। एक बार पूंजी लगा दो, घर में लगा दो, उसके बाद चलते रहेगा, है ना। बहुत लोग लगा के भी रखे हैं, है ना। लेकिन देखा जाए, लेकिन देखो उतना इलेक्ट्रिसिटी, बड़ी पावर वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं देती है, बहुत ज़्यादा बैटरी और बहुत ज़्यादा पूंजी लगता है, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा, देखिए भारत में पवन ऊर्जा भारत विश्व में चौथा स्थान में है, 4th स्टैंड में चला गया है, और एशिया में दूसरे स्थान पर है। चीन, अमेरिका, जर्मनी के बाद भारत का नाम है किसमें? पवन ऊर्जा में। पवन ऊर्जा के लिए एक तरह से दिक्कत होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है, पंखा बड़ा बड़ा होता है, बहुत सारा पक्षी मर जाता है, और एक जरा सा परेशानी है कि वो जगह ऐसा मिलेगा तब ना, समतल जगह या पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग कहीं ऐसे ऊबड़ खाबड़ जगह रहता है जिस जगह में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 7,694 मेगावाट, महाराष्ट्र दूसरे नंबर में है 4,666 मेगावाट, और गुजरात 4,442 मेगावाट उत्पादन करती है, ठीक है। ये पवन ऊर्जा है। उसके बाद आते हैं बायोगैस। बायोगैस तो आप जानते ही हैं, क्या किया जाता है कि खाद, क्या बोलते हैं, गाय का गोबर या अपशिष्ट पदार्थ को जमीन में एक बना करके, सिस्टम बना करके, और उससे जो गैस निकलता है उसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। यह गैस लोग खाना बनाने के लिए और बहुत कम मात्रा में विद्युत उत्पादन करती है ना। बल्ब जला सकते हैं, इससे ज़्यादा उससे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। लोग बायोगैस का इस्तेमाल पहले करता था, दिन के दिन गाँवों में बहुत कम देखने को मिलता है बायोगैस। अब एक नया पॉइंट आया था, कचरा से ऊर्जा, है ना। कई बार होता है ना, कोई दिखाता है कि कचरा को जला करके ऊर्जा उत्पादन करता है, तो बहुत कम मात्रा होती है, बहुत कम मात्रा में कचरा से क्या होता है, बायोगैस का उत्पादन होता है। कचरा जला करके, कचरा क्या करना है, कचरा चुन के लाया, उसको जला करके जो ताप निकलेगा उसी से ऊर्जा उत्पादन कर लिया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा आप जानते हैं, भूतापीय ऊर्जा के लिए वैसा जमीन की आवश्यकता होती है
जहाँ भूताप होगी तभी ऊर्जा होगा, उसका बहुत ज़्यादा खर्च है, बहुत ज़्यादा गहराई। वोल्केनो में बहुत आसानी से हो जाता है ना। एक है वुडी बायोमास। वुडी का मतलब क्या था? लकड़ी होता है ना, वुड बोलते हैं ना जी इंग्लिश से, वुडी। तो वुडी मतलब लकड़ी उकड़ी, या तो गन्ना का जो बच जाता है चीनी निकालने के बाद या शुगर केन निकालने के बाद, गुड़ के निकालने के बाद जो बच जाता है उसको जला करके भी क्या निकाला जा सकता है? देखो जला करके मैंने तापीय ऊर्जा से उसका भी उत्पादन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं वुडी बायोमास। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे देश में क्या है? ऊर्जा का संकट है, विद्युत ऊर्जा का संकट है। क्या संकट है कि हमारे यहाँ उत्पादन जो है ना उतना नहीं हो रहा जितना चाहिए। उद्योगों में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो जाती है, घरेलू क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाती है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है, लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि लाइट जला के दिन में रख देना, या तो आज भी बहुत सारे जगहों में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो 100 वाट वाले बल्ब। तो इस तरह से आप विद्युत का क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते हैं। तो भारत में विद्युत का संकट ये है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, और इतना उत्पादन चाहिए कि प्रत्येक गांव तक विद्युत पहुंच जाना चाहिए। आज भी बताया ना कि करीबन बहुत सारे गांवों में विद्युत नहीं पहुंची है, तो ये संकट है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि अधिक जनसंख्या, अधिक घरों की संख्या है, जिस कारण से पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा नंबर है सरकार का कार्यवाही सही नहीं हो पाता, सरकार वहां तक पहुंच नहीं पाती है। चौथा नंबर पॉइंट देंगे हम लोग कि कुछ ऐसे क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर भूसंकलन या बाढ़ ऐसी आपदाएं आ जाती है जिस कारण से संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, पांचवा है, 5 नंबर पॉइंट आप ले लीजिए कि क्या है ना कि लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विद्युत का और उसका नाश कर देते हैं, जैसे दिन में बल्ब जला के रखना या एलईडी बल्ब का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे व्यर्थ इस्तेमाल करना जिस प्रकार। ठीक है, और है कि संकट तो यही है। अब इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? तो समाधान का उपाय ये है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, और उन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ विद्युत ऊर्जा नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ कोशिश किया जाए कि वहाँ सोलर पैनल पहुँचाया जाए, क्योंकि ये तो आसान होगा, सरकार ही दे सकती है। प्रत्येक घरों में सोलर पैनल लगाया जाए तो वो लोग विद्युत से जुड़ सकेंगे। ठीक है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी ऐसी तार की व्यवस्था की जाए, अंडरग्राउंड लाइन की व्यवस्था की जाए, जिससे वहाँ फिर दोबारा संपर्क नहीं टूटे। ये है समस्या का समाधान। और किस तरह का समस्या? हाँ, लोगों को जागरूक किया जाए। तीसरे नंबर पॉइंट में लिखिए, लोगों को क्या किया जाए? जागरूक किया जाए कि आप विद्युत का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कीजिए, और दिन में लाइटें मत जलाइए, अनावश्यक मशीनें मत चलाइए, या तो क्या बोलते हैं जी, एलईडी बल्बों का इस्तेमाल कीजिए, या कम विद्युत ऊर्जा वाले मशीनों का इस्तेमाल कीजिए। जैसे देखिए 3 स्टार 4 स्टार रहता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसी तरह से हम लोग संकट से समाधान पा गए। और तो इसमें कुछ है नहीं। ये हो गया विद्युत ऊर्जा, टोटल चैप्टर खत्म। नेक्स्ट जो बचा है वो बचा है स्वास्थ्य, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वास्थ्य पढ़ेंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द हम आपको इसका दूसरा पार्ट जो है इकोनॉमिक्स का लेकर के आएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, या तो कमेंट करिए कोई तरह का अगर बात है, और लिखते रहिए, है ना, बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।